हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस क्लास में एक नए चैप्टर के बारे में, क्योंकि हमारा जो पिछला चैप्टर है पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर फर्स्ट वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने पहले ही बताया था, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आने वाली वीडियोज़ में वो क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर से लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि है पार्टनरशिप का सेकेंड चैप्टर, क्योंकि बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर गिवन है आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। अब आप ध्यान देंगे जिनके पास टीएस ग्रेवाल है उनके लिए एक चैप्टर इससे पहले गिवन है, जो कि गुडविल वाला टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो क्या करोगे, बात एक ही है, इस वाले चैप्टर के अंदर गुडविल को भी उसने क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। तो जिनके पास टीएस ग्रेवाल है वो चैप्टर नंबर 4 निकालेंगे, जिनके पास डीके ग्रेवाल है वो चैप्टर नंबर 3 निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन या अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जैसा कि आपको साफ नजर आ रहा है कि जो पार्टनर है बेसिकली जो एग्जिस्टिंग है वो क्या करना चाह रहे हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि किस तरह से पार्टनर जो है बेसिकली अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और किन किन चीजों पे उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेता हूं मैं कि 1 अप्रैल 2010 को दो पार्टनर हैं ए एंड बी, जो कि आपस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन कुछ टाइम के बाद, मान लेता हूं 5 ईयर 31 मार्च 2015, 5 ईयर के बाद मान लो ये दो पार्टनर पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:1 के रेशो में, यानी जो भी कंपनी में प्रॉफिट होता था उसको ये दोनों पार्टनर इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि 31 मार्च 2015 से ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाए। मान लेते हैं कि पहले 1:1 था और 5 ईयर के बाद वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस रेशो को चेंज करना चाह रहे हैं। कितना रेशो हो गया उनका, 3:2 हो गया। अब पहली बात ये समझ लो कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, इसके बहुत सारे रीजन होंगे। मान लो दो पार्टनर हैं, उन्होंने दोनों ने कैपिटल बिल्कुल इक्वली लगाया था, लेकिन उनमें से एक पार्टनर वर्क ज्यादा कर रहा था, दूसरा पार्टनर काम पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था किसी भी रीजन की वजह से। तो उन दोनों पार्टनर ने आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये समझा दिया कि भाई मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो प्रॉफिट का शेयर मुझे थोड़ा ज्यादा और तुझे थोड़ा कम मिलना चाहिए, इक्वल रेशो में नहीं मिलना चाहिए। या फिर ये भी रीजन होता है कि इन दोनों पार्टनर ने कैपिटल इक्वल लगवाया था, एक पार्टनर चाहता कि मैं इतना कैपिटल बिजनेस में नहीं लगाना चाहता, मुझे कुछ कैपिटल वापस से विड्रॉल करने वाला हूं मैं। तो इस केस में क्या करोगे, एक पार्टनर बोलेगा कि अगर तू कैपिटल विड्रॉल करने वाला है तो मैं तुझे प्रॉफिट भी उतना नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कैपिटल मैंने बिजनेस में ज्यादा लगाया है। तो कोई भी रीजन हम लोग समझ सकते हैं, किसी भी रीजन की वजह से वो आफ्टर द 5 ईयर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को म्यूचुअल एग्रीमेंट से क्या कर रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। अब ध्यान देना, आपने पढ़ा है पार्टनरशिप क्या है। बेसिकली पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो ओरल में हो। लेकिन अब रेशो अगर चेंज करेंगे तो इसका मतलब समझना कि पुराना एग्रीमेंट तो कैंसिल हो रहा है और एक नया एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में फॉर्म होने वाला है। तो इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी जब जब पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर के एक नई पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस होगा तब तब हम लोग उसको क्या बोलने वाले हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। ये बैलेंस शीट आपने पहले ही पढ़ी हुई है क्लास 11 में, इस बैलेंस शीट के पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो मैं आपको समझाता हूं। उससे पहले मैं आपको एक ये भी चीज समझाने वाला हूं कि इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने की वजह से किन किन चीजों पे और क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। मान लो कंपनी का प्रॉफिट है 50,000 रुपीज, यानी कंपनी अपने 5 ईयर में एवरी ईयर 50,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रही थी और इस 50,000 रुपीज को दोनों पार्टनर इक्वल रेशो में, तो 50,000 को दोनों पार्टनर इक्वल रेशो में कैसे डिवाइड करेंगे, 25,000 रुपीज ए को मिल जाएगा और 25,000 रुपीज ही बी को मिल जाएगा। लेकिन अब 5 ईयर के बाद अगर कंपनी का प्रॉफिट तो सेम है 50,000 रुपीज, लेकिन अब दोनों में ये प्रॉफिट इक्वली डिवाइड नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में यानी इस पार्टनरशिप में 15 के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो 3:2 के रेशो में डिवाइड होने वाला है। तो 50,000 रुपीज को 3:2 में डिवाइड करोगे तो एक पार्टनर को तो मिलेगा 30,000 रुपीज और दूसरे पार्टनर को मिलेगा
20,000 रुपीज। मैंने प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं लिया है, दोनों का प्रॉफिट बिल्कुल सेम था, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से हो रहा है। पहले दोनों पार्टनर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे थे तो 25-25 मिल रहा था। उसके बाद 5 ईयर के बाद ए और बी 3:2 में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे तो एक का प्रॉफिट आ रहा है 30, एक का प्रॉफिट आ रहा है 20,000 रुपीज। अब अगर आप ध्यान देंगे तो इनके प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो ध्यान से देखो। ए जो पार्टनर है बेसिकली उसको 25 से 5,000 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं, यानी इस पार्टनर को तो 5,000 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट बोल दो या गेन बोल दो, एक ही बात है। यानी ए को फ्यूचर में 5,000 रुपीज ज्यादा मिलने वाले हैं, और इसके साथ क्या हो रहा है, इसको पहले 25 मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं, 20,000 मिल रहे हैं। यानी फ्यूचर में इसको 5,000 रुपीज कम मिल रहे हैं, या ऐसे बोल दो कि इसको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपीज का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो पहला लॉजिक तो आपके सामने आ चुका है कि जब भी कोई पार्टनर अपना पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के बाद एक नया रेशो यानी नया एग्रीमेंट आपस में क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे, तो उस केस में इन पार्टनर्स को क्या होने वाला है, किसी ना किसी पार्टनर को तो सेक्रीफाइस होगा और किसी ना किसी पार्टनर को क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो सेक्रीफाइस और गेन हमेशा आपको बराबरी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसके अलावा जो दूसरा पार्टनर है उसको ना तो उससे ज्यादा मिलेगा और ना उससे कम मिलेगा, क्योंकि जितना 5,000 रुपीज बी ने सेक्रीफाइस किया है, यानी इसकी जेब से जितना माइनस हो रहा है उसकी जेब में जाकर के उतना ही अमाउंट क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो एक चीज आप यहाँ पे गांठ बांध लेंगे और ध्यान रखेंगे, आने वाले जो भी चैप्टर हैं उसमें आप ये ध्यान रखोगे हमेशा कि सेक्रीफाइस एंड गेन रेशो आर ऑलवेज इक्वल। तो पहला इफेक्ट क्या देखा हम लोगों ने कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो सेक्रीफाइस और गेन रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जिन लोगों के पास बुक है वो अपनी बुक उठाएंगे, पेज नंबर निकालेंगे 3.2, कौन, डी के गोयल वाले, और टीएस ग्रेवाल वाले पेज नंबर निकालेंगे 4.2। और यहाँ आपके सामने नजर आ रहा है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिनके पास बुक नहीं है उनके स्क्रीन पे ये आपके सामने जो भी थ्योरी है वो सामने आ चुकी है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया कि अगर कोई भी पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो एंड गेन रेशियो। यानी पहला पॉइंट तो हम लोगों ने समझ लिया कि सेक्रीफाइस या गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में कैसे होगा, ये मैं आपको समझा दूंगा। तो एक फॉर्मूला है सिंपल सा सेक्रीफाइस रेशियो का, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है SON। जितने भी बॉयज हैं उनको तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने पिताजी के क्या हैं, पुत्र हैं। क्या बोलोगे उसको, सन बोलोगे। तो यही फॉर्मूला हो गया सेक्रीफाइस रेशियो का। सेक्रीफाइस रेशियो हो गया, एस का मतलब यहाँ सेक्रीफाइस है, ओ का मतलब ओल्ड रेशियो से, और एन का मतलब किससे, न्यू रेशियो से। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बॉयज तो इसको इजीली याद रख लेंगे, गर्ल्स को भी ध्यान रखना है, SON, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। इसके क्वेश्चन जो है हम आने वाली क्लास में करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीज समझाने वाला हूं। अब वो देखिए आप अब मुझे आप ये बताओ कि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ किसका ट्रीटमेंट देखा था, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट देखा था, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट पे थोड़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो इसके अलावा और भी चीजों पे इफेक्ट पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने नीचे बैलेंस शीट बना रखी है। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा समझा दो कि 1 अप्रैल 2010 को जब इन पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस स्टार्ट करते समय इनको कोई ना कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीन, क्योंकि कोई ना कोई बिजनेस करेंगे तो एसेट्स तो एक्वायर करनी पड़ेगी, और जितनी एसेट्स एक्वायर होती है उतनी साथ साथ लायबिलिटीज भी एक्वायर हो जाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या किया होगा इन पार्टनर ने, 1 अप्रैल 2000 को मान लो इन्होंने एक लैंड परचेज की होगी या एक बिल्डिंग परचेज की होगी। अब अगर अभी मैं आपको समझाऊं कि 1 अप्रैल 2010 में इन दोनों पार्टनर का जो क्लेम था वो इन लैंड एंड बिल्डिंग पे इक्वल रेशियो में था। यानी अगर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख रुपीज है तो ये माना जाएगा कि उसमें 50 लाख रुपीज में उसका भी इतना ही शेयर है 25 लाख, और बी का भी उतना ही शेयर है कितना, 25 लाख। लेकिन हम लोग यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है, बिजनेस तो वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है जैसे पहले था, सिर्फ उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है उस बिल्डिंग को आप बेच दोगे,
कि भाई चेंज रेशो कर रहे हो तो बिल्डिंग भी सोल्ड आउट कर दो। बिल्डिंग को सोल्ड आउट नहीं करना है, नहीं तो फिर बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो क्या करोगे, अब ध्यान देना। तो लैंड एंड बिल्डिंग जब परचेस किया था तो मान लो वो था 50 लाख रुपीस का, लेकिन 1 अप्रैल 2010 के बाद 31 मार्च 2015 यानी आफ्टर द 5 ईयर उस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है या तो इंक्रीज हो गई होगी और या डिक्रीज हो गई, सेम तो बिल्कुल नहीं रही होगी। क्योंकि आप ये जानते हैं कोई भी एसेट्स की वैल्यू आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में कभी भी स्टैटिक नहीं रहती है, या तो वो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि अगर इस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 31 मार्च 2015 पे अगर 80 लाख रुपीज हो गई तो इसको क्लेम कौन करेंगे, दोनों पार्टनर। किस रेशो में क्लेम करेंगे, इक्वल रेशो में। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई और उसके बाद इन्होंने रेशो चेंज कर लिया, तो ये दोनों पार्टनर में आपस में डिस्प्यूट होने वाला है। उसका क्या रीजन है, क्योंकि 31 मार्च 2015 के अंदर उसकी वैल्यू 80 लाख रुपीज हो गई। तो अगर ये क्लेम करेंगे तो किस रेशो में करेंगे, अब 3:2 के रेशो में। लेकिन ये रेशो कब चेंज हुआ है, 31 मार्च 2015 के बाद। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जिस टाइम पे वो पार्टनर अपना प्रॉफिट रेशियो चेंज करेंगे उस समय हमें इस पूरी बैलेंस शीट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें आने वाले आपके पास जो भी एडजस्टमेंट आपको इसमें नजर आ रहे हैं उन एडजस्टमेंट में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। जो भी लैंड एंड बिल्डिंग यानी जो भी हमारे पास एसेट्स है और जो भी हमारे पास लायबिलिटीज है उनका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो ये हमारा एडजस्टमेंट वापस एक एडजस्टमेंट है किसका, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। यही कारण है हमें बैलेंस को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। और प्रॉफिट एंड रिजर्व का भी एडजस्टमेंट आपके पास यहाँ नजर आ गया होगा इन 5 पॉइंट में। उसके अलावा गुडविल का भी है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिर एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, यानी आपके सामने जो भी ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपके सामने जो भी ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, वो सिर्फ किस वजह से है, क्योंकि इन पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 31 मार्च 2015 के बाद चेंज हो रहा है। तो जो 5 ईयर यानी 2010 से लेकर 2015 तक 5 ईयर में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज या जो भी प्रॉफिट एंड रिजर्व है उनके ऊपर दोनों पार्टनर इक्वल रेशो में क्लेम करने वाले हैं। लेकिन इस डेट के बाद में अगर वो रेशो चेंज हो रहा है तो फिर यहाँ पे हमें 31 मार्च वाली डेट को पूरी बैलेंस को दोबारा से रिकंस्टिट्यूट करना